नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आज एक बुरी खबर देश को सुनने को मिली। तमिलनाडु में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की जान चली गई है। इस घटना पर कल संसद में आधिकारिक तौर पर बयान दिया जाएगा। फिलहाल हम इस हादसे के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के हादसों का दोहराव देश में न हो। इस दुखद खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे इतर देश के 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी चल रही है और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य माना जा रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की एक पहल ने, उनके एक दांव ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आप जानते ही हैं कि यूपी में बीजेपी किस तरह फिर से सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश और तिकड़मों में लगी हुई है, और जब सत्ता ही मंजिल हो तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन से हथकंडों की सीढ़ियां तैयार हो रही है, इस बात पर बीजेपी का ध्यान नहीं है। बीजेपी नेता, पीएम, सीएम सब चुनाव में व्यस्त हैं और इधर प्रदेश में पीड़ितों की हालत बुरी होती जा रही है। खासकर महिलाओं के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। अमित शाह भले कह रहे हों कि रात को उत्तर प्रदेश में 12 बजे गहने पहनकर लड़कियां निकलती हों, स्कूटी पर निकलती हों तो कोई डर नहीं है, लेकिन जो असलियत है वो तो लड़कियां और महिलाएं ही जानती हैं। उत्तर प्रदेश की हर दूसरे दिन किसी न किसी किस्म की महिला उत्पीड़न की खबर आ ही जाती है। महिलाओं की इस दशा में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक वो राजनीतिक तौर पर सशक्त न हो जाएं, और आज प्रियंका गांधी ने इसी महिला सशक्तिकरण का बड़ा दांव यूपी चुनाव में चला है। आज कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र शक्ति विधान जारी किया है, जो देश की राजनीति में एक अनूठा प्रयोग तो है ही, साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस का बड़ा कदम है। और इसी वजह से भाजपा समेत तमाम कांग्रेस विरोधी पार्टियों के लिए असमंजस की स्थिति अब बन गई है, क्योंकि वो घोषणा पत्र के वादों का विरोध करते हैं तो महिला विरोधी कहलाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो महिला विरोधी कहलाएंगे, और अगर चुप रहते हैं तब ये चुप्पी कांग्रेस की पहल को समर्थन मानी जाएगी। इसीलिए प्रियंका के दांव से बीजेपी के बेहाल होने की बात कही जा रही है। तो आज कांग्रेस की इस बड़ी पहल पर चर्चा करेंगे और इसके साथ प्रधानमंत्री के लाल टोपी के डर का भी विश्लेषण करेंगे, जिसके कारण आज प्रधानमंत्री को विपक्ष ने संसद में जमकर घेरा। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपका परिचय करवाऊं हमारे खास मेहमानों से, खास वरिष्ठ पैनलिस्टों से, और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जयश्री पिंगले जी। जयश्री जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। कुछ देर बाद हमारे एक साथी और जुड़ेंगे, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, आप सबका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज सुबह से खबरें जो हैं अजीबो गरीब आ रही हैं। 3 प्रमुख खबरें हैं दोस्तों। पहली खबर थी कह सकते हैं, पहली खबर जो आई वो खबर नहीं थी। जनरली हम मीडिया में करते क्या हैं कि अब कल क्या इवेंट है उसके बारे में पहले से सोचते हैं, तय करते हैं, तैयारियां चलती हैं, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर जाते हैं। लेकिन एक ये जो दुर्घटना घटी है ये दुखद इसलिए भी है कि सीडीएस जो तीनों सेनाओं के चीफ हैं, आप जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि इस देश को हम सीडीएस देंगे, और सीडीएस के बाद जो पहले सीडीएस बने वो विपिन रावत बने थे। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी की दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, और साथ में उनके साथ 13 और लोग, 13 ये मिला के मतलब 11 लोग और जो अब चल बसे हैं, लेकिन एक अभी भी अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है रशिया मेड है, और बहुत ही कहा जाता है कि इस चॉपर को ये माना जाता है कि हर दुर्घटना से ये बाहर निकालने में मददगार होता है, लेकिन खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये बहुत ही दुखद है। इस पर चर्चा हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं
तब प्रधानमंत्री के यहाँ एक बैठक चल रही है, अहम बैठक चल रही है, उसमें क्या कुछ निर्णय निकल के आता है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि अब सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे, इसलिए आधिकारिक तौर पर हम ये बात आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बढ़े आगे, और आगे जिस प्रकार अभी शुरुआत में भी मैं बोल रहा था कि आज एक अहम दांव कहें, चाल कहें, चुनावी चाल कह सकते हैं या दांव भी कह सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के नाम पर एक अलग से घोषणा पत्र लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस बात पर चर्चा तो लाजिमी है। लेकिन इस घोषणा पत्र को लाते वक्त प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बोला है, आइए जरा सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं और अपनी बातों को किस अंदाज में रख रही हैं। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं, उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। तो 40% भागीदारी इसलिए दी क्योंकि उनके सशक्तिकरण की जो बात है वो कागज पर न रहे और कागज से बाहर निकलकर 40% तक, और आगे अगर सुनेंगे आप तो उसमें 50% की भी गुंजाइश की बात कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो एक अलग चाल है, अलग दांव है। इस दांव को किस रूप में देखते हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट जो हैं इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से चर्चा करेंगे। और सीधे सबसे पहले जयश्री पिंगले जी आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे घटनाक्रम को और खासकर प्रियंका गांधी के द्वारा लाया गया, यानी कि कांग्रेस के द्वारा लाए गए इस घोषणा पत्र को जिसमें महिलाओं पर फोकस है, किस रूप में देखती हैं पिंगले जी आप? जी, बहुत जबरदस्त मामला है ये, खासतौर पर इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है किसी भी स्तर पे अपनी जो वापसी की राह देख रही है, तो उन्होंने उन मुद्दों को पकड़ा है, उन चीजों को छूने की कोशिश की है जहां पर बीजेपी की नजर अभी तक नहीं है। बीजेपी का पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है वो अलग किस्म की होती है, कांग्रेस की बेहद अलग होती है। तो मैं उस दौर को याद कर रही हूँ जब राजीव गांधी थे और उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को भागीदारी दी थी। उसके बाद अगर उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसी लेगेसी को अभी जो है वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रही है, महिलाओं को एक विशेष प्रिविलेज देकर, उनको एक विशेष सम्मान देकर, और महिलाओं के लिए अब देखना ही होगा कि महिलाओं को टिकट्स जब बांटते हैं तो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी का दौर होता है या सोच का तरीका होता है कि वो हमेशा विनिंग कैंडिडेट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। अगर उस कैटेगरी में महिलाएं कहाँ आती, उनको सही तौर पर सत्ता की भागीदारी किस तरह मिलती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो मैनिफेस्टो आया है उसके बाद की जो अहम कड़ी होगी वो अब हमें टिकट के बंटवारे के समय देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे? जबकि इस घोषणा पत्र के 6 हिस्से हैं, बता रही थी अभी प्रियंका गांधी, और उसमें जो है स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत, यानी एक महिला के स्वतंत्र सम्मान पूर्वक जीवन के तमाम पहलू इसमें समाहित हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के दावे प्रतिदावे खूब होते रहे हैं, पिछले दिनों हमने अमित शाह को, अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था मैं, अमित शाह कह रहे थे या योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है क्राइम नाम की चीज नहीं रह गई है, और महिलाएं जो है वो रात को, आधी रात को गहने पहनकर स्कूटी पर अकेले घूम सकती हैं। आप उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देख रहे हैं प्रशांत टंडन जी, क्या
ऐसा है उत्तर प्रदेश में? पहली बात। दूसरी बात, क्या प्रियंका गांधी के इस दांव से कांग्रेस को फायदा होगा? जी, मैं जो जयश्री जी ने बात कही महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात मैं ये कह दूं कि महिला नेता या महिला मंत्री या महिला मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छे साबित हुए हैं। याद कीजिए, अगर आप अमित शाह की बात कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात, तो अभी हाल फिलहाल में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी के राज्य में रहा है तो मायावती के राज्य में रहा है। हमारा उनसे कोई मतलब अलग अलग मत उनकी राजनीति के बारे में हो सकते हैं, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत बढ़िया थी। जयललिता बहुत सफल मुख्यमंत्री थी जहां तक वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। ममता बनर्जी कैसी पॉलिटिशियन है, तेज तर्रार, हम सब देख रहे हैं। तो महिला पॉलिटिशियन अपने आप में ताकतवर नहीं है। विनेबिलिटी में भी महिलाओं का कोई मतलब बुरा रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात पे आता हूं कि प्रियंका गांधी का ये जो महिला होने का, एक तो ये कि उनका एक जेन्युइन एफर्ट है बीइंग ए वुमेन, लेकिन उसकी पीछे की पॉलिटिक्स पे भी मैं बात करता हूं। जैसा जयश्री जी ने कहा कि वो राजीव गांधी के समय जो पंचायती राज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ, उसका असर मैं आपको बताता हूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटिंग प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा था, और 2017 में तो 4% ज्यादा था। 63% महिलाओं का वोट शेयर था, जबकि एवरेज जो है वो 61% था। तो पुरुषों से 4% अगर ज्यादा वोट शेयर महिलाओं का है, और उसमें अगर प्रियंका गांधी का ये दांव काम कर जाता है, तो आप सोचिए कि महिला वोटर किस तरीके का स्विंग दे सकती हैं जो कि चुनाव के नतीजों को प्रभावित करे। अब दूसरी जो सामाजिक हकीकत है, ये तो जी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिकल उसमें उत्तर प्रदेश की महिलाएं सजग है, क्योंकि वो पोलिंग बूथ तक पुरुषों से ज्यादा बड़ी संख्या में जा रही हैं। दूसरा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रति हजार जो जेंडर गैप है वो 927 है, जो कि बहुत खराब है। शिक्षा के स्तर में आप देखिए तो 100 में से 60 का फर्क है महिलाओं की शिक्षा में। कुपोषण में आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए, तो किसी भी जगह महिलाओं को उनका जो जेन्युइन हक है, जो उनके साथ जो इंसाफ है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, और इस तरीके के जो घोषणा पत्र अगर प्रियंका गांधी ने किया तो निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसकी राजनीति भी इंपॉर्टेंट है, राजनीति भी दिलचस्प होगी, क्योंकि 4% ज्यादा है, और मेरा अंदाज है कि अगर ये ट्रेंड है 2012 और 2017 का, तो 2022 के चुनाव में महिला और बढ़ चढ़ के वोट डालेंगी। और अगर प्रियंका गांधी का ये कार्ड चल गया तो हमको वो नतीजे देखने को मिलेंगे जिसकी हम आप विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं अभी। आप कह रहे हैं, और आपकी बात आप जो रख रहे हैं उसकी दलीलें वो तथ्यों के आधार पे आप कह रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन जरूर हम लोग बैठेंगे और इस पर शायद मुस्कुराने का और आज के दिन को याद करने का मौका मिले। लेकिन अमलेंदु जी, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी धर्म का कार्ड खेल रही है, समाजवादी पार्टी अपने पिछले शासनकाल की बात कर रही है, उस समय कितना अच्छा हमने काम किया। हम बसपा को देख रहे हैं कि वो आलोचना में लगी हुई है, वो बार बार, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, खासकर बीजेपी को छोड़ करके इन दोनों पार्टियों की आलोचना ज्यादा कर रही हैं मायावती जी। ऐसे में मतलब धर्म, आलोचना और सुशासन पिछले शासनकाल का, इसके बीच महिलाओं का कार्ड कितना भारी पड़ सकता है, खासकर
बीजेपी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए, जो आपस में ये भी रेड अलर्ट की बात भी हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कल भी हमने चर्चा की थी। क्या लगता है कितना भारी पड़ सकता है, और क्या इस कार्ड के बाद दूसरे दल जो हैं उनको भी, और ये जो आंकड़े अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे हैं, इन आंकड़ों की गहराई में अगर जाएंगी ये पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आप याद कीजिए, थोड़ा सा इसमें और जोड़ दूं कि पिछली दफा 2017 के चुनाव में महिलाएं एक तरफा वोट दी थी निकल करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, और उसमें उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा योगदान था, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाना। और उस समय ये बीजेपी के लिए एक ट्रंप कार्ड, जो ट्रंप का जो कहें तो इक्का साबित हुआ था। लेकिन इस बार उन महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए, खींचती हुई, और कभी खेत खलिहान में महिलाओं के हाथों से लंच करती हुई, कुछ खाती हुई प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं। लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाती हुई, सेल्फी लेती हुई प्रियंका गांधी दिखाई देती हैं। जहां कोई दुख की घड़ी आती है वहां प्रियंका दौड़ के चली जाती हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए प्रियंका सीतापुर में गिरफ्तार हो जाती हैं। ये तमाम घटनाएं क्या आने वाले समय में, और अभी तक जो चीजें चल रही हैं, जिस प्रकार चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को प्रियंका के इस पूरे जो क्रियाकलाप है, जो काम है, मेहनत है, उससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है क्या? और पहला सवाल जो जहां से किया था कि क्या बीजेपी सहित तमाम दूसरे विपक्षी दल कांग्रेस के इस दांव पर सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं या होंगे क्या? देखिए राजीव जी, जहां तक सवाल की सबसे आखिरी सवाल से आपकी मैं शुरुआत करूं कि क्या दूसरे दल इस पे मजबूर होंगे कि नहीं होंगे सोचने के लिए, तो मुझे लगता है कि जैसा प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि एक दबाव जो है दूसरे दलों पर भी बनेगा, वो दबाव तो बन चुका है। और अब दूसरे से कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं वो एक चीज अलग की है, कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक दबाव का सवाल है वो बन चुका है। और महिलाओं की समस्याएं जो हैं वो अब राजनीतिक दलों के एजेंडे में होनी चाहिए। और आधी आबादी जो है उसकी समस्याएं, जाहिर सी बात है, जो राजनीति से ही हल होंगी। तमाम समस्याएं जो हैं, यहां तक की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी हल राजनीति से ही होंगी। तो प्रियंका गांधी का ये मूव जो है महिलाओं को लेकर के, ये दूसरे दलों को परेशान करने वाला तो है। अब आलोचना और कटाक्ष और एक दूसरे पर प्रहार के बीच अगर एक सॉफ्ट कहा जाए एक तरीके से राजनीति जो है, और धर्म जाति की राजनीति से अलग हटके एक जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत अगर प्रियंका गांधी कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम अच्छे आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सीटें कितनी जीत रही हैं कितनी नहीं जीत रही हैं, लेकिन अगर 4 या 5% का स्विंग भी होता है तो ये सपा और भाजपा दोनों के लिए जो है ये जबरदस्त डेंट पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बसपा को तो डेंट का वैसे भी पहुंच रहा है, वो तो ये महिलाओं वाला मसला होता या नहीं होता तब भी पहुंच रहा है, लेकिन सपा भाजपा दोनों को जो है एक जबरदस्त डेंट प्रियंका गांधी के मूव से पहुंचेगा। अब वो कितना सीटों में तब्दील होगा वो बात अलग की है, क्योंकि हर बार जो है वो सीटें जो है वो उसमें तब्दील नहीं होता है, वो बढ़ता है घटता है, लेकिन वो सीटें में नहीं होता है। अब हम लोगों के सामने असम का चुनाव है, कांग्रेस की जो थी वो भाजपा से लगभग 4% ज्यादा वोट था, सीटें कम आई। तो सीटें कैसे आएंगी वो अलग चीज है, सीटों के लिए तय चीजें अलग तरीके से होती हैं, और सीटें जीतने के लिए रणनीति अलग होती है, जो मुझे लगता है कांग्रेस के पास वो रणनीति शायद नहीं, क्योंकि सीटें जीतने की जो रणनीति होती है तो उसमें अलग तरीके से काम करना होता है, और उस रणनीति पे कांग्रेस के पास ना उस तरीके का कोई प्रदेश के अंदर नेतृत्व है, ना कार्यकर्ता है कि वो उस तरीके की रणनीति को बना सके। लेकिन जहां तक एक बड़े समूह को टारगेट करने की और उसको प्रभावित करने की बात है, वो प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर कर रही है, और दूसरे दलों पे इसका दबाव पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए कि प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट देती है, और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें बहुत से जो है खिलाड़ी होंगी महिलाएं, बहुत सी सामाजिक कार्यकर्ता होंगी, एनजीओ से जुड़ी हुई होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता जो आंदोलन करती हैं वो होंगी,
इस तरीके से अगर लोग मतलब महिलाएं निकल के आती हैं जिनका अपना पहले से भी कुछ ना कुछ एक तरीके से कहा जाए कि एक औरा बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे फिर वो प्रभावित करने वाली चीजें होंगी, वो जाति और धर्म की बाउंड्रीज को तोड़ने वाली चीज होगी। तो इसलिए ये चीजें तो होंगी निश्चित तौर पे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी भी कांग्रेस सीटों की मैनेजमेंट के मामले में पिछड़ती हुई दिख रही है, जबकि जो मुद्दे हैं, मुद्दों के मामले पे कांग्रेस ही जो है वो सबसे आगे दिखाई पड़ रही है। उसके मुद्दे स्पष्ट हैं और जनता को सीधे सीधे टारगेट करने वाले, जनता की भलाई के करने वाले जो हैं वो उसके मुद्दे हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी बात कर रही है, लोगों का एक विश्वास भी जम रहा है कि मतलब ये लड़की जो आई है काम करने के लिए, जो कह रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये लड़ भी सकती है और समाज का जो हुलिया है वो बदल भी सकती है। लेकिन अब ये जनता के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो कितना जो समाज को बदलना चाहता है। जी अली जी, बिल्कुल जनता के ऊपर तय होगा कि समाज को कितना बदलना चाहता है, यानी कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी की कितनी मदद करना चाहती है जनता, ये समझने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम अभी चर्चा की शुरुआत एक दुखद खबर से हमने की है, और वो खबर है सीडीएस बिपिन रावत के नहीं रहने की। उनकी पत्नी भी उस दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी भी जान चली गई है, उनके साथ साथ 11 और लोगों की जान चली गई। इस प्रकार 13 लोगों की जान चली गई है, एक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं अस्पताल में। ऐसी खबर आधिकारिक तौर पर जो आई है वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, हमारी पूरी संवेदना इस पूरे घटनाक्रम में जो हताहत हुए, जो जिनकी जान चली गई, उनके परिवार से है। और चर्चा से इतर, खासकर ये जो तमिलनाडु में जो घटना घटी है, इससे इतर हम 5 राज्यों के जो चुनाव हैं जयशंकर जी, उन चुनावों में उत्तर प्रदेश कितना अहम है ये हम सब देख रहे हैं। और उसमें 4 प्रमुख दल और चारों में से चौथे नंबर की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो पहले नंबर की पार्टी बनने की जुगत में कैसे लगी हुई है और एक अलग पिच पर प्रियंका गांधी चलती हुई या पिच बनाती हुई इस चुनाव में दिखाई दे रही हैं। और उसमें महिलाओं के लिए आज उन्होंने स्पेशल घोषणा पत्र जारी किया है उत्तर प्रदेश के लिए। और खासकर 40% की बात तो उन्होंने की थी, लेकिन उसके अलावा स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत, ये 6 प्रमुख बिंदु के साथ में महिलाओं के लिए जो 6 जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो इस घोषणा पत्र में हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वावलंबन और शिक्षा की बात तो दूर, उनकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी दावे हो रहे हैं वो कितने सच हैं, इस पर भी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। और साथ साथ क्या ये दांव कांग्रेस का दूसरे दलों के लिए भी एक चुनौती साबित होगा, यही सवाल हम यहां रख रहे हैं। और यही सवाल, इसी सवाल से आपके पास भी आना चाहूंगा कि क्या सुरक्षा के नाम पर जो दावे अभी अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सीएम और डिप्टी सीएम तक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, शिक्षा की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, सेहत की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर कड़ी में, हर हिस्से में अगर देखें तो महिलाओं के लिए वहां क्या इतनी उपलब्धता आज है, क्या इस पैमाने पर आज की सरकार जो है वो खरी है। दूसरी बात ये कि क्या इसको लेकर के इस घोषणा पत्र से बीजेपी सहित दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी सकते में आ जाएंगे, क्योंकि महिलाओं की बात अभी अगर आंकड़ों की, तथ्यों की बात देखें तो प्रशांत टंडन जी जो आंकड़े दे रहे थे थोड़ी देर पहले, और अगर वो स्विंग होता है यानी महिलाएं एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाती हैं तो वो 4% से भी ज्यादा का अंतर आ जाएगा और वो खासकर दूसरे दलों के लिए काफी मुश्किल साबित कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे और कहां है कांग्रेस इस वक्त, और कांग्रेस का ये दांव कितना फिट बैठेगा आने वाले समय में? राजीव जी, कांग्रेस का यह दांव काफी अच्छा है। तो आज मैं सुन रहा था प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, प्रियंका गांधी वाड्रा की, उसमें जो एक एंथम बजाया था काफी लाजवाब है, बहुत अच्छा है और वो अपील करने वाला है। थोड़ी सी दिक्कत इसमें जहां से आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को या प्रियंका गांधी वाड्रा के जो साथ लगे हुए रणनीतिकार हैं उनको थोड़ा समझ में थोड़ी ये है, उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज की कोई पार्टी नहीं है पहली बात, और कोई रीजनल पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी है। एक ऐसी नेशनल
पार्टी है जिसकी 3 राज्यों में अभी भी सरकारें हैं, बल्कि 1-2 राज्यों में मिला दिया जाए तो आधी आधी वहां पर भी है। तो और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें पंजाब भी है जहां उसकी सरकार है, उत्तराखंड भी है। तो जो प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हो लड़ सकती हो, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है या पंजाब और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी है, गोवा की महिलाओं के लिए भी है, मणिपुर की महिलाओं के लिए भी है? ये बात देखिए, ये जो हैफ्जार्ड वे में तैयार करते हैं हम लोग, कायदे से इसको नेशनल लेवल पे यहां से अनाउंस करना चाहिए था, राष्ट्रीय स्तर पे अनाउंस करना चाहिए था कि कांग्रेस की ये राय है और अब हम अपनी वर्किंग कमेटी से लेकर के सारी जगहों पे महिलाओं को 40% का रिप्रेजेंटेशन देंगे और चुनाव में टिकट देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो आज तक तो किया नहीं है अभी आप, न तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। अच्छा, दूसरा है उत्तर प्रदेश में 40% महिला उम्मीदवार देने की बात है, तो महिला उम्मीदवार जो आएंगे वो कांग्रेस नेताओं की बहू बेटियां या पत्नियां होंगी या कार्यकर्ता होंगे? जो महिला कार्यकर्ता होंगी ये होंगे, मतलब ये सारी चीजें देखने वाली बातें हैं। तो या इस पर अगर पहले से थोड़ा काम होता तो जब आज देखिए, आज वो स्थिति 50 और 60 के दशक वाली नहीं है कि आपने एक नारा उछाल दिया और लोग उस पढ़ेंगे। अभी जो कुछ भी आकर्षण हो रहा है वो प्रियंका गांधी की जो फाइटर स्पिरिट वाली इमेज है उसके लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं या भीड़ हो रही है। लेकिन इस जो ये 40% वाला जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस चुनाव में कोई कारगर होगा। ये कारगर तभी होगा जब राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस इसके प्रति अपना कमिटमेंट जाहिर करे और कहे कि अब हम यही तय करने वाले हैं राष्ट्रीय राजनीति में भी और प्रदेशों की राजनीति में भी, और सभी राज्यों में हम करेंगे, उत्तराखंड में भी देंगे टिकट, पंजाब में भी देंगे, मणिपुर और गोवा में भी देंगे। अगर इस तरह का कुछ ऐलान बनता है तब लगेगा कि कांग्रेस इसके लिए कमिटेड है। और अदरवाइज सिर्फ एक राज्य के लिए अगर इस तरह की बात करते हैं तो लोगों को लगेगा कि एक जुमला है, जुमले से अधिक कुछ है नहीं। अब ये आप कह सकते हैं कि जुमलेबाजों से लड़ाई है तो जुमले की राजनीति हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उनके साथ जो फोर्स है, ताकत लगी हुई है, संगठन है, सरकार है, आरएसएस का कनफुकवा तंत्र है, मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है वो लगातार उनके साथ है। तो इस सब का मुकाबला करने के लिए इस तरह के, देखिए आप लगातार आपकी सरकारें भी रही हैं, केंद्र में भी सरकार रही है, राज्यों में भी रही है, लेकिन कभी आपका उस ढंग का कमिटमेंट नहीं दिखाई दिया। या तो आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही कर दिए होते कि भाई 40% छोड़ दिए, 33% ही हम सीटें रिजर्व कर दें, लगे कुछ कहा कि हाँ जी कांग्रेस जो है महिलाओं के प्रति बहुत कमिटेड है। तो ये इसलिए हमको अभी इस चुनाव में खास तौर से बहुत ज्यादा नहीं लगता है। वोट तो जो बढ़ेगा वो उनके करिश्माई व्यक्तित्व के कारण बढ़ सकता है, जिस ढंग से जाकर के लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, या कहीं कुछ दलित या शोषित या इन तबकों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां जाकर के प्रियंका खड़ी हो जाती हैं, तो उसका एक बन सकता है। दूसरा एक इसमें और भी एक प्रॉब्लम है कि देखिए ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। 2022 का विधानसभा का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की एक तरह से भूमिका को तय कर देगा। अगर इस चुनाव में भाजपा हार जाती है तो उसके लिए 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं रह जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके लिए भी बहुत है और विपक्ष के लिए भी बहुत है। इसमें जो है, जो जनाधार की बात होती है, जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, या मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका आ रहा है, या दलितों का एक तबका आ रहा है, ये सब लोग तब होंगे जब कांग्रेस का उम्मीदवार जिताऊ हालत में आएगा, जब लगेगा कि वो उनका उम्मीदवार सकता है, तब साथ में आ सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ये कि अभी की हालत वो नहीं रहेगी। पहले के क्या होता था, जब व्यक्ति परक राजनीति नहीं होती थी, विचारधारा परक राजनीति होती थी कि भाई हमको इस पार्टी को वोट देना है, चाहे उसका उम्मीदवार जीते या हारे। जैसे हम लोग जब राजनीति में थे कभी किसी जमाने में, तो सोशलिस्ट पार्टी या ये जो भी पार्टियां होती थी, भाई हारेगा चाहे जीतेगा, 10,000 वोट पाएगा, 5,000 वोट पाएगा, लेकिन हम तो देंगे उसी पार्टी के उम्मीदवार को। आज वह स्थिति नहीं रह गई। आप सीधा सीधा है कि इसको जिताना है या इसको हराना है, तो उस आधार पर अगर चुनाव होता है तो अभी हमको नहीं लगता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज आप वोट पढ़ सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन पहले राउंड, पहले मतलब चौथे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच पाने की स्थिति आज मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं देख पा रहा हूं। ये लेकिन चुनाव है, चुनाव में कब क्या क्लिक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बारे में कोई नजूमी या भविष्यवक्ता ही बता सकता है। लेकिन आज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर आप कहेंगे तो मुझे यही लगता है। इसके लिए थोड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस अगर आती और कमिटमेंट पूरे देश की महिलाओं के लिए
या जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां से शुरुआत करके करते तो शायद बात बिगड़ होकर के आती, क्योंकि सिर्फ एक राज्य में करेंगे और बाकी राज्यों में नहीं करेंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि एक जुमला ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी राजीव। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी की सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीतियां तय करे कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर अभी की बात भी की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, अगर 40% देना है या 33% देना है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, महिलाओं को टिकट देने की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, सेहत की बात हो, जो भी बात है ये हर राज्य के लिए आप रखिए और उस पर अगर आप बढ़ेंगे तो आपका जो एक भरोसा है, आपके ऊपर जो जनता का भरोसा है वो बढ़ेगा और उसका फायदा हो सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपको मिले, क्योंकि आप उस समय यह बताने के लायक रहेंगे कि हमने विधानसभा चुनाव में इस तारीख से या इस चुनाव में हमने ऐसा किया था और अब आने वाले चुनाव में भी करेंगे। राजीव गांधी जी की बात अभी जयश्री पिंगले जी बता भी रही थी कि पंचायती राज में राजीव गांधी ने आरक्षण की बात की थी, वहां से जब आपने शुरुआत की तो जयशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भले 33%, लेकिन आप घोषणा कर दीजिए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, हर जगह हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे। अब ये महिलाएं कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के ही किसी विधायक की पत्नी होंगी कि कौन होंगी ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि पहले आप घोषणा तो कीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश सेंट्रिक रह करके काम नहीं चलने वाला है और प्रियंका गांधी भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, वो साउथ जाती हैं तब भी उतनी ही पॉपुलर नेता हैं और अगर वो कश्मीर जाती हैं तब भी उतनी ही पॉपुलर नेता हैं। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम उनकी पॉपुलैरिटी की कोई कमी नहीं है। बात आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रियंका गांधी को आज जब वो इस घोषणा पत्र को जनता के सामने रख रही थी तो और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये सुन लेते हैं। फिर सीधे जयश्री पिंगले जी आपके पास आऊंगा कुछ सवालों के साथ, लेकिन पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए।
उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता। 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो तो ये पूरा अलग अलग बता रही हैं, उसको एलोबरेट कर रही हैं प्रियंका गांधी की हम जो लेकर आए हैं। और खासकर ये जो घोषणा पत्र, इसमें 6 प्रमुख बिंदु हैं, उसमें शिक्षा, सेहत, स्वावलंबन, तमाम ऐसे मुद्दों को, इन हिस्सों को एलोबरेट करते हुए बता रही हैं कि कहाँ क्या मिलेगा, क्या कुछ करेंगे। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, वीरेंद्र ग्रोवर जी लिख रहे हैं कि जयशंकर जी, किसी अच्छी शुरुआत को शुरू करना सही है या पहले सारे देश में ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर परिणाम अच्छा होगा तो दूसरी जगह रिस्क लिखा है इन्होंने, रिस्क लिया जाता है। कोई भी नया काम सारे फैलाव में नहीं होता है। क्या आप बुजुर्ग हैं? ये जयशंकर जी के लिए लिखा है। लेकिन यहाँ बात हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी आप रख सकते हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, जैसे छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों में, खासकर छत्तीसगढ़ को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था उस वक्त। तो ये मुद्दा भी आ सकता है, लेकिन ये बात भी आपको बताना तो होगा जनता के बीच। आपको अगर दूसरी पार्टी, दूसरे दल जाकर के उत्तर प्रदेश की बात उत्तराखंड में करेंगे, कहेंगे कि अब आप यहां मांगो, और ये चर्चा होने लगी है, पंजाब में भी चर्चा होने लगी है। दूसरे दल जाके बोलते हैं कि यहां पर महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए। तो आप न घिरें, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते ये बात तो हम लोग कह ही सकते हैं, रख ही सकते हैं। शायद मेरी इस बात से जयशंकर जी भी सहमत होंगे कि आप अगर ऐसा भी कर रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के आ रहे हैं, तो इसको भी खोल कर रखिए। आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या जनता के बीच आप अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी हर बात को खुले दिल से रखना होगा। और ये साबित, और इस देश में जहां पिछले 7 साल 8 साल में जुमलों की बारिश होती रही हो, वहां आपका भी एक बयान या एक ऐसा अगर कुछ लेकर के आप आते हैं, वो जुमला साबित करने की कोशिश हो, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ये बात यहां हम लोग रख रहे हैं। खैर, जयश्री जी, इसी सवाल से आगे बढ़ेंगे। और जो जयशंकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही आना है, तो क्या लगता है आपको, इसकी घोषणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश अहम राज्य है, लेकिन अगर इन 5 राज्यों में देखें, और उत्तर भारत का जो तीन राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इसमें भी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस यहां अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी जा रही है, बिना घोषणा के जा रही है, ठीक कदम है या नहीं है? प्रियंका गांधी का सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होना ठीक है या नहीं है? थोड़ा, क्योंकि ये एक एनालिसिस करने का समय भी है और जरूरत भी है इसकी, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं, ये चर्चा आम है अभी, कि प्रियंका एक जगह केंद्रित हो गई हैं, उनको उन राज्यों में भी जाना चाहिए जहां कांग्रेस मजबूती के साथ कमबैक कर सकती है, जिसमें मणिपुर भी है, गोवा भी है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी मेहनत कर दे तो कांग्रेस वापस आ जाएगी। तो इन राज्यों में आखिर प्रियंका राहुल मेहनत करते हुए नहीं दिखाई देते। आप कोई कांग्रेस पार्टी की न प्रवक्ता है न कुछ है, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते एक विचार तो आपका बनता ही है। आपसे सुनना चाहूंगा। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस के लिए एक ड्रीम स्टेट है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति जो है वो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से तय होती है, और कांग्रेस अपनी मजबूती जो है वो उत्तर प्रदेश में ही देखने की इच्छुक है। क्योंकि जिस दिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगी, उस दिन वो केंद्र में भी मजबूत हो जाएगी। ये एक उसका अहम मुद्दा है। और बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस ने वहां पिछले 2 दशकों में अपनी वजूद को खोया है, उसका एक जो मलाल है। और आप देखिएगा कि प्रियंका गांधी पिछले लगभग उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में जब से वो आई हैं, उनका सारा दारोमदार, उनका सारा काम उत्तर प्रदेश में सेंट्रिक रहा है, और उनके जो भाई हैं वो पूरे देश भर के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका एक अपना उन्होंने जिस तरह से काम का बंटवारा किया है, जिस तरह से
कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं या जो उनका इंटरनल सेटअप है उससे वो काम हो रहा है। रहा सवाल महिलाओं के प्रोजेक्ट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है और सिर्फ महिलाएं ही एकमात्र फैक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये आधी आबादी जो है अगर उसमें से कुछ हद तक जिसमें कि जाति, अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन और जिस तरह की जो वोटिंग का जो एक स्ट्रक्चर है, वोटिंग जिस तरह से होता है, कभी जातिगत आधार पे हो रहा है, कभी ये समुदाय कभी वो समुदाय और तमाम मसलों पर होता है। और दूसरा, बीजेपी को सबसे हाईएस्ट वोटिंग महिलाओं का मिला है पिछली बार, आपने भी कहा ये। तो कुल मिलाकर ये एक सॉफ्ट टारगेट है, कुल मिलाकर ये एक बहुत आसान सी एक कड़ी है जिसको शायद छूने की कोशिश, जिसको पकड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। महिला होने के नाते मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि एक पार्टी ने अगर इसका एजेंडा उठाया है तो निसंदेह खासतौर पे सत्ताधारी पार्टी, चाहे योगी आदित्यनाथ का दल हो, इसकी सरकार हो या बीजेपी हो, उन्हें बिफोर इलेक्शन महिलाओं के लिए विशेष सोचना होगा और एक महिलाओं को लेके एक अलग किस्म का कंपटीशन, हम वोटों का कंपटीशन या वोटों के बंटवारे का गणित हमें अलग किस्म का दिखाई दे सकता है। रहा सवाल अदर स्टेट में कांग्रेस या प्रियंका ये फॉर्मूला, ये मॉडल क्या इंप्लीमेंट करेंगी, तो देखिएगा कि पंजाब की कहानी अलग है। पंजाब में कांग्रेस की जो स्थिति है वो अलग किस्म की है। वहां पर कांग्रेस एक मजबूती में है कंपैरेटिवली बीजेपी के। आने वाले समय में क्या सीन होगा वो एक अलग अपनी बात होगी, लेकिन वर्तमान में जो जमीन है वो कांग्रेस की अपनी है। तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं को अपना टारगेट ग्रुप मानकर या महिलाओं के लिए वही दाव वो फेंके। हो सकता है कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए, तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। महिलाओं के लिए वो एक बेहतरीन पॉलिसीज को ला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेम मॉडल या सेम तरीके से उसी तरह से अन्य स्टेट में भी कोई ये इस किस्म की कोई चीज या फॉर्मूला फिट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस वहां पर अपनी कितनी सीटें बढ़ा पाती है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के पास अपने वजूद को कायम करने का है, और अगर उसमें महिलाओं का ट्रम्प कार्ड चल जाता है, महिलाओं का एक कार्ड अगर कांग्रेस अपने फेवर में कर लेती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लग रहा है कि अभी तक उनका जो रुझान है वो शायद इसीलिए यूपी की तरफ ज्यादा है। जी बिल्कुल, इसलिए महिलाओं की तरफ उनका रुझान ज्यादा और महिलाओं पर फोकस्ड हैं। प्रियंका गांधी खुद महिला हैं और ये उस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो बताना चाहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो मैं भी लड़की हूं, मैं भी महिला हूं और लड़ने के लिए आपके बीच आई हुई हूं। ये बात पिछले 2 साल से ये पैगाम, ये मैसेज देने की कोशिश तो जरूर प्रियंका गांधी करती हुई आ रही हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब जो लड़ाई है वो एक नहीं 4 ध्रुवीय, यानी कि चारों तरफ से चौतरफा वार बीजेपी पर होने वाली है? ये जो वार है वो होने वाला है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी तो उसमें कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ, बहुत दमदारी के साथ में लड़ते हुए, चुनाव लड़ते हुए दिखाई देगी। और साथ साथ ये भी थोड़ा सा आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है जयशंकर जी ने, कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस को इस तरह की घोषणा जो है वो पहले पूरे राष्ट्र के लिए करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें आप याद कीजिए, किसानों के मसले की बात हो, चाहे हेल्थ कार्ड की बात हो, हेल्थ मिशन के लिए भी राहुल गांधी ने, मुझे ध्यान है कि 2018 चुनाव से पहले रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उन्होंने घोषणा की थी वहां जाकर के, लेकिन उसके बाद वो कारगर साबित नहीं हो पाया। चाहे किसानों के मसले पे हो, तो ये सारी जो चीजें हैं इनको एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना जन जन तक। आप भागीदार सत्ता के अभी नहीं हैं, सत्ता में आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी विपक्षी दल होने के नाते और एक प्रमुख विपक्षी दल या एक वैकल्पिक विपक्षी पार्टी के रूप में, वैकल्पिक देश की पार्टी के रूप में आप अपने आप को खड़ा करना चाहें तो ये तमाम चीजें तो कर ही सकते हैं और करना चाहिए। आपको क्या लगता है? राजीव जी, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को और राजनेताओं को, अधिकारियों को, तमाम महकमों में पुरुषों को
महिलाओं के मुद्दे पर एक तो कुछ एजुकेशन की जरूरत है और सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। आप देखिए कि काहे बगाए कभी भी मोहन भागवत कुछ भी कह देते हैं कि महिलाओं का काम जो है वो केवल चूल्हा चौका करना है। खट्टर साहब 370 कश्मीर में हटता है तो खट्टर साहब कहते हैं कि वहाँ की महिलाओं से जाके शादियाँ कीजिए आप। अभी उनका बयान आया कि ज़्यादातर महिलाएं बलात्कार का आरोप लगाती हैं क्योंकि वो गलत साबित हो जाता है बाद में। तो इस तरीके के विवादित बयान खट्टर साहब देते रहते हैं, कभी रामदेव दे देते हैं, कभी तो ये जो बीजेपी और आरएसएस का कुनबा है ये तो महिला विरोधी बयान लगातार दे रहा और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी कमी नहीं है ऐसे लोगों की। मुलायम सिंह भी कह चुके हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब पुरुष नेताओं को थोड़े संवेदनशीलता दिखानी चाहिए महिलाओं के मामले में। रास्ता उनका कठिन है बहुत। घर से जब वो स्कूल जाती है लड़की, कॉलेज जाती है, पढ़ने जाती है या वो बाजार जाती है, उसका संघर्ष लगातार है, आसान नहीं है। और कांग्रेस की जिम्मेदारी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और सभी राष्ट्रीय पार्टियों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने महिला को राष्ट्रपति बनाया है। कांग्रेस पंजाब जैसे राज्य में भी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की रही हैं और इस वजह से क्योंकि उनकी परिपाटी रही है, पहला स्पीकर भी उन्होंने महिला को दिया, तो कांग्रेस नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। महिलाओं की भागीदारी की बात हम मोहन भागवत से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ना खट्टर साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कांग्रेस से, वामपंथी दलों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बीएसपी से कर सकते हैं क्योंकि उसकी अध्यक्ष जो है वो मायावती हैं, या तृणमूल कांग्रेस से कर सकते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर विमेन कैंडिडेट दिए हैं और बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन जो है तृणमूल कांग्रेस से, महुआ मोइत्रा जैसे आते हैं। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाँ, इसमें जरूरत और है कि कम से कम 50% आए। रास्ता मुश्किल है लेकिन शुरुआत तो कहीं से तो होगी। तो ये शुरुआत ठीक है जो हो रही है कि हो रही है। लेकिन अमलेंदु जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल टोपी के बारे में कह रहे थे। लाल टोपी जो है यानी रेड अलर्ट है, सावधान रहिए देश की जनता। आपको याद होगा कल का दिन भी काफी सियासत में कहें तो हलचल भरा हुआ दिन था और उसमें लेकिन एक बात ये कि कल पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस जो है वो भी उनके इस ढंग के कुछ विवादित बयान, प्रधानमंत्री चाहे वो शमशान कब्रिस्तान की बात हो, चाहे लाल टोपी रेड अलर्ट की बात हो, जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण के अंश को तो प्रधानमंत्री कार्यालय वो करता ही है, ट्वीट करता है, लेकिन ऐसे विवादित बयानों को ट्वीट भी करता है, जिस पर आज हंगामा भी हुआ और अखिलेश यादव और तमाम लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के लोग इस पर पलटवार भी करते हुए नजर आए। थोड़ा समझना चाहूंगा कि क्या पॉलिटिकल ऐसे जो बयान हैं उसको पीएमओ ट्वीट कर सकता है क्या? एक बात तो ये अमलेंदु जी। दूसरी बात, फिर से आऊंगा प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी अखिलेश यादव और बीजेपी को कितनी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही हैं इस वक्त, क्योंकि बीजेपी, लाल टोपी का जिक्र इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी जो भी वार कर रही है वो समाजवादी पार्टी पे कर रही है, कांग्रेस को बिल्कुल किनारे, कांग्रेस को तो मान ही नहीं रही है कि कांग्रेस भी लड़ाई में है। क्या कहेंगे? दो सवाल है, पीएमओ का सवाल और दूसरा कि इन दोनों की राजनीति जो है उसमें कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। देखिए राजनीति, तो पहला सवाल है कि पीएमओ क्या प्रधानमंत्री के ऐसे वक्तव्य जो ट्वीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो पीएमओ तो प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसको ट्वीट करता है। प्रधानमंत्री कहीं नाचेंगे तो उसको भी ट्वीट करेगा, प्रधानमंत्री कहीं गाएंगे उसको भी ट्वीट करेगा, प्रधानमंत्री मुस्कुराएंगे तो उसको भी ट्वीट करेगा। तो पीएमओ तो जो है वो प्रधानमंत्री का दफ्तर, प्रधानमंत्री जो करेंगे वो उसको ट्वीट करेगा। तो अब वो कितना संवैधानिक है और संवैधानिक नहीं है वो अलग बहस का विषय हो जाएगा, क्योंकि इस सरकार में बहुत कुछ असंवैधानिक हो रहा है। अब कायदे की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जो है वो सरकारी खर्च पे रैली कर रहे हैं और वहां से अगर वो जो है
कह रहे हैं कि लाल टोपी जो खतरा है, तो प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य जो है वो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो 56 इंच की छाती वाले कहे जाते हैं, वो स्वयं साबित कर रहे हैं कि वो एक बहुत कमजोर, एक दुर्बल, दीनहीन प्रधानमंत्री टाइप के व्यक्ति हैं, कि जिनको जो है रेड अलर्ट जो है प्रदेश की छोटी सी पार्टी जो है उससे उनको लग रहा है कि ये जो रेड अलर्ट है। तो ये तो प्रधानमंत्री जो है वो खुद साबित कर रहे हैं कि वो कोई 56 इंच का सीना मीना वाले नहीं है, वो एक बहुत कमजोर, दीनहीन प्रधानमंत्री टाइप के हैं, और जबरदस्ती उनको भारतीय जनता पार्टी ने उठा के प्रधानमंत्री बना दिया है, ऐसा उनकी भाषा से लगता है, जो कल का उनका भाषण था उससे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 56 इंच वाले हैं कि नहीं है, वो तो वो जानते होंगे कितने इंच वाले हैं कितने नहीं है, लेकिन मतलब जो आभास मिल रहा है उनकी बातों से वो यही मिल रहा है। और मतलब हमारा प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ क्यों रहता है कि बस ये खतरा है वो खतरा है, ये खतरे ही गिराता रहता है। भाई जब आपको चुन के भेज दिया गया तो खतरे सब समाप्त होने चाहिए, तभी तो मिला था कि देश जो सुरक्षित हाथों में रहेगा, तो मतलब देश असुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से ये ऐसा जो है वो एहसास मिल रहा है, मुझको ऐसा लगता है, देश की जनता भी शायद यही समझती है कि प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर किस्म का कोई व्यक्ति है जो जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया गया है। क्योंकि इस तरीके के बयान के लगातार जो है, खासतौर से चुनाव के समय जो बयान आते हैं, कहीं भी चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्यों का चुनाव हो, यहाँ तक कि वो अगर कहीं नगर निगम का चुनाव हो वहां भी जाएंगे तो वहां भी उनको खतरे नजर आने लगते हैं प्रधानमंत्री को। तो इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री जिसको खतरा ही खतरा नजर आता है 24 घंटे, तो ये तो समझा जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो प्रधानमंत्री अपना बदलने का जो है वो जल्दी से इंतजाम करे, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत डरा हुआ रहता है, जिसे खतरे ही खतरे नजर आते हैं। चलिए अलग की बात है। अब जहां तक सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी जो है वो दोनों के लिए कोई खतरा है, सपा और भाजपा के लिए, या प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार हमलावर है सिर्फ सपा के ऊपर। देखिए प्रधानमंत्री की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति स्पष्ट है, और वो रणनीति स्पष्ट ये है कि भले ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाए, कोई भी मत बन जाए, लेकिन कांग्रेस को यहां मजबूत नहीं होने देना है। ये एक सोची समझी रणनीति है, और इसीलिए जो है वो लगातार अटैक जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर ही कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर करेंगे भी नहीं। आप देख लीजिए पूरे चुनाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो है वो मतलब कि कांग्रेस की मतलब जानते हैं तो थोड़ा बहुत नाम वाम लेते रहेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी रणनीति स्पष्ट है। क्योंकि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सर्वाइव हो जाती है तो वो देश भर के लिए मैसेज जाएगा, वो देश भर के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तभी तक है जब तक यहां सपा और बसपा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एराइज कब है, उत्थान कब है, 89 से पहले तो नहीं है। 89 से कांग्रेस का जो है वो पराभव शुरू हुआ है, और जो हमारी सामाजिक न्याय की ताकतें कह लीजिए, बहुजन ताकतें कह लीजिए, गैर कांग्रेसवाद क्या कुछ कह लीजिए, मतलब उनका जो राइज शुरू हुआ उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का राइज यहाँ शुरू हुआ है। तो ये बड़ा खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरीके से समझते हैं, संघ परिवार भी समझता है, भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। तो ये अब जनता के सामने क्या है, जनता को तो इतनी दूर बात उससे मतलब नहीं है। जनता को तो मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कौन हरा रहा है, तो जो हरा रहा है जनता उसके साथ है। तो अखिलेश यादव हरा रहे हो तो उनके साथ है, प्रियंका गांधी हरा रही हो तो उनके साथ है, और मायावती हरा रही हो तो उनके साथ है। तो ये तो जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है। वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है जनता, तो वो किसके साथ जाएगी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता का सवाल है, तो उनकी प्राथमिकता किसी भी तरीके से ये नहीं होगी कि कांग्रेस यहां उत्तर प्रदेश में बढ़ नहीं पाए। तो वो अखिलेश यादव भी बन जाए, चाहे मायावती बन जाए, चाहे ओवैसी बन जाए, चाहे ओपराज राजभर बन जाए, मतलब कोई भी जो है यहां बन जाए, भारतीय जनता पार्टी हारती हो हार जाए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये उनकी प्राथमिकता नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी हार जाए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मतलब वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, वरना इतना दौड़ दौड़ के उत्तर प्रदेश नहीं आते जो आ रहे हैं। वो ये तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हार जाए, उनका थोड़ा कम हो मामला, लेकिन ये भी नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरी तरीके से हार जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मतलब उनका लक्ष्य स्पष्ट है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को जो मतलब आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भरोसे थोड़ी है कि मोदी जी कांग्रेस पे हमला करेंगे तो प्रियंका गांधी का जो काम बढ़ेगा, उनका वोट बढ़ेगा।
सब अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपना काम कर रही है। बात जैसे जयशंकर जी ने भी कहा कि जो रणनीतिकार हैं, और जैसा मैंने भी पहले कहा कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, समस्या वहां है। आप देखिए, सामने लोगों ने पहले भी कहा कि आप जब 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो आपके मंच पे 40% महिलाएं नहीं है, और आज भी आपका मंच जो है वो 10% महिलाएं नहीं होती, कहीं का भी मंच हो। अगर आप 40% महिलाओं को भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, तो आपका मंच जो होता है वहां तो 40% महिलाएं हो, आप उस मंच में भी हमें लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को जो है वो साबित कर रहा है। ये प्रियंका गांधी कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी उन रणनीतिकारों की है जो बैठ करके रणनीति बना रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश को समझते नहीं है। तो आप कोई भी मसला उठाते हैं, कोई भी आप जो है जुमला फेंकते हैं, या आप कोई अपनी रणनीति बनाते हैं, या आप अपना कोई जो है नारा देते हैं, तो आप ये साबित भी करने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो हमने नारा दिया इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप ऑलरेडी। तो ये कमी जो है मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को अपने रणनीतिकारों के जो है वो थोड़ा सा कान मान हमेशनी चाहिए कि भाई जब आप मंच पे नाम तय करते हैं बैठने के, तो मान लीजिए मेरठ में कोई रैली हुई, तो ऐसा तो नहीं कि मेरठ में महिलाएं नहीं होंगी पार्टी के अंदर। अगर स्थानीय लोग ही होंगे, तमाम महिलाएं जो है कांग्रेस में अच्छा काम करेंगी उत्तर प्रदेश में। मैं जानता हूं 2-3 प्रवक्ता जो बहुत अच्छा उनकी बोलती हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई नहीं बोल पाते उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो उनकी प्रवक्ता इस तरीके से बोलती हैं। तो आप अगर अपने जो आपके लोग हैं, तो उनका जो है वो कहा जाए कि आकलन जो है कि वो किस स्तर के लोग हैं और कितना अपील लाभप्रद है और कितना हो सकता है, वो तो आपको ही करना है, उनकी टीम को करना है जो टीम संभाल रही है। तो रणनीति के मसले में मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और रणनीति जो है कांग्रेस को ठीक से करनी होगी, तो उसके अच्छे परिणाम निश्चित तौर पर आएंगे। क्योंकि देखिए, दूसरे लोग काम भले ही कुछ ना करते हो, समाजवादी पार्टी भले ही काम नहीं करती। अब प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि भाई कहां आए अखिलेश, क्या हाथरस आए अखिलेश, क्या आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश, क्या मुजफ्फरनगर बिजनौर पहुंचे अखिलेश सीए के? नहीं पहुंचे अखिलेश, बिल्कुल सही बात है। पिछले 4-4.5 सालों में अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं पड़े, किसी आंदोलन में दिखाई पड़े। सीए के विरोध में आंदोलन होता रहा, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आजमगढ़, उसमें बिलरियागंज में पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, रात में पानी छोड़ दिया उनके धरने पे, और अखिलेश यादव आज तक नहीं पहुंचे बिलरियागंज। उनकी बच्ची जो है वो चली गई थी वहां लखनऊ में, जो धरना प्रदर्शन हो रहा था सीए के विरोध में वहां। तो अगले दिन उनका बयान आ गया कि नहीं हमने उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वो तो घूमने चली गई थी। तो यानी कि लड़ाई के मोर्चे पर प्रियंका है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब प्रियंका लखनऊ से दिल्ली चली जाती है, बाकी कांग्रेस क्या कर रही होती है? तो प्रियंका जिस मोमेंटम को तैयार करके जाती है, बाकी कांग्रेस को उस मोमेंटम को आगे लेकर के आना है। इस मोर्चे पर मुझको लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी है, ये उनको दूर करनी होगी। चुनाव में भी थोड़ा समय है, दूर की जा सकती है, ऐसा भी नहीं कि दूर नहीं की जा सकती। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ रणनीतियां होती हैं आते हम क्या दिक्कत ये है अमलेंदु जी की जो उम्मीद हम पाल के बैठे हुए हैं, वो उम्मीद बहुत ऊपर है, 7वें आसमान पर, और धरातल पर हकीकत जो है कुछ और है, और वहां अपने अंदाज में कांग्रेस मेहनत कर रही है। और सही बात है, सब अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। जयशंकर जी, चर्चा को अब खत्म समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम। प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं, हालांकि आज हमारे साथ ही लिख भी रहे हैं कि वीरेंद्र ग्रोवर जी लिख रहे हैं कि आज जब प्रियंका गांधी ने महिलाओं का जो घोषणा पत्र है वो जारी किया, तो वहां पर सारी महिलाएं थीं। तो महिलाएं धीरे धीरे आ रही हैं, और ये तो अभी आप भी घूम करके आए हैं अपने गांव से लेकर के तमाम पूर्वांचल के, और यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे आप घूम के आए हैं। जयशंकर जी, क्या महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार जागृति फैलाने की, महिलाओं को जागरूक करने की जो कोशिश कांग्रेस इस वक्त कर रही है अपने घोषणा पत्र के जरिए या चुनावी तैयारियों के रणनीतियों के जरिए, ये क्या गांव-गांव तक पहुंच पा रहा है लोगों में? मुझे जहां तक सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा आधिकारिक तौर पे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप घूम करके आए हैं, लोगों में ये चेतना जागृत हो रही है कि हाँ, महिलाओं के बारे में भी बात करने वाली कोई पार्टी है, और महिलाओं के बारे में बात करने वाली कोई नेत्री है जो यहाँ पर हम सब महिलाओं की बात कर रही है। जैसे अभी जयश्री जी बोल भी रही थी कि महिला होने के नाते और अच्छा लगता है कि हाँ, कोई इसकी चर्चा कर रहा है। और अभी प्रशांत टंडन जी भी बोल रहे थे कि जो घटनाएं वहां घटी हैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में, उन घटनाओं को अगर देखिए तो फिर ये लगता है कि नहीं,
इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप क्या देख करके आए हैं, क्या समझ रहे हैं, और कहां कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, कहां कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है? कमजोर तो कांग्रेस पिछले 5-7 साल में हो गई थी, लेकिन क्या अब फिर से अपनी राह जो है वो पकड़ती हुई दिखाई दे रही है? राजीव जी, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया के कुछ इलाकों में था। बहुत सघन तो दौरा नहीं था, लेकिन हाँ, इन इलाकों में गया मैं। और देखिए, सीधी सी बात यह है, मैं जो कह रहा हूं वो अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो लोगों से सुनने को मिला, जो फीड मिला, उसी के बारे में कह रहा हूं मैं। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, प्रियंका गांधी अच्छी तरह से लड़ रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन एक सवाल जरूर बार बार उठ रहा है ना, ये कि जहां आप देने की स्थिति में हैं, जहां आप कुछ करने की स्थिति में हैं, वहां आप इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। वहां इन सवालों पे एक बार भी, क्या वहां की महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं क्या इन राज्यों की? वहां के बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहां आप कुछ देने की स्थिति में है नहीं, जहां आपके जेब में पूरी जेब खाली है, वहां तो आप 40% देने की बात कर रहे हैं। जहां आपकी जेब भरी हुई है, वहां आप 4% की बात भी नहीं कर रहे हैं, 10% की बात भी नहीं कर रहे हैं। और अमलेंदु बहुत सही कह रहे थे कि मंच पे भी देखना चाहिए भाई, अगर 40% की आप बात करें उम्मीदवारों की, तो कम से कम इतने उम्मीदवार तो आपके साथ आपके मंचों पे ही दिखाई देना चाहिए ना। उनको लेकर बैठाइए, कहिए भाई ये हमारे चेहरे हो सकते हैं भविष्य में, तो वो एक अलग तैयारी हो सकती है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसके लिए इनको एआईसीसी के फ्रंट से कहना होगा कि हमारा कमिटमेंट है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी है, और संसद के लिए भी, मतलब केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा एक कमिटमेंट है। महिलाओं को ये भागीदारी मिलनी चाहिए, हमने दिया है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुचित्रा कृपलानी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी वो, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और भी राज्यों में रही हैं। केंद्र में तो खैर इंदिरा जी थी ही थी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन है, मीरा कुमार जो हमारे मित्र लोग बता रहे थे, ये सारे लोग रहे हैं, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी रही हैं, वो एक अलग बात है। आज जब आप एक पॉलिटिकल ये कर रहे हैं, तो देखिए, राजनीति फार्मूले से सिर्फ नहीं चलती है, उसमें आपका कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कमिटमेंट तो दिखाना होगा आपको। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरी बात जो लाल टोपी वाली अभी आ रही थी, आप देखिए ये हमारे विपक्ष का बैंकरप्सी है, दिवालियापन है, इसको ये इशू नहीं बना पा रहे हैं ढंग से। और आप इंदिरा जी का चुनाव जो रद्द हुआ था, उसमें एक कारण ये भी था कि सरकारी अमले ने उनके चुनाव अभियान में योगदान किया था, टेंट और तंबू लगाने में उनका ये था। अभी क्या हुआ, सुल्तानपुर की जो रैली हुई नरेंद्र मोदी की, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया उन्होंने, अधूरी सड़क है जिसपे अभी तक ट्रैफिक नहीं शुरू हुआ है, उद्घाटन हो गया। उसमें जिलों जिलों से रोडवेज की बसें आई थी, जिलाधिकारी ने लिख करके बाकायदे फरमान दिया था कि साहब आपको इतना पैसे का इंतजाम करना होगा, इतनी बसें आपके यहां से आएंगी, इतनी बसें आपके यहां से आएंगी। किसी ने इसको चुनाव आयोग में या कहीं पर भी अदालत में जाके चैलेंज नहीं किया, किसी भी विपक्षी दल ने। संभव है कि बाकी दल भी सोच रहे होंगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी इसी तरह से भीड़ जुटाएंगे। और ये जो बैंकरप्सी है, इसको जो इशू बनाना चाहिए। आज आप देखिए, बेरोजगारी का सवाल आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में इतना बढ़ गया है। जिस तरह से वो पर्चा लीक हुआ, लीक करने वाला जो व्यक्ति है वो भाजपा की विधायिका है, बिहार में उनका भाई है, उसको कोई इशू नहीं बना। इस तरह से लगातार जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनके विज्ञापन आते हैं, लोग लड़के दौड़ते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग आवेदन करते हैं। जब कोई परीक्षा होती है तो या तो पर्चा लीक हो गया इसलिए रद्द हो गई, या फिर कोई केस कर देता है, मुकदमा कर देता है इसलिए रद्द हो गया, कोई नतीजा नहीं आता, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन अपोजिशन के लिए सवाल नहीं है। कोरोना में हजारों हजार, मैं आपसे बता रहा हूं कि इस बार जिस तरह गांव में गया हूं मैं, एक एक गांव से जो खबरें बता रहे थे लोग, साहब यहाँ से 50 लोग मर गए, भैया यहाँ से 40 लोग मर गए, यहाँ से दोहरी घाट का जो स्मशान घाट है या बढ़लगंज का स्मशान घाट है, दिन दिन भर लाइनें लगी रहती थी कोरोना के जो मृतक होते थे उनके लिए, या लोग फेंक करके चले आते थे। मतलब इलाहाबाद की लाशें तो सबको दिखाई दे गई, लेकिन सरजू घाघरा के इलाकों में भी लोग अपनी लाशें, अपने परिजन थे तो उनकी मृतक की लाशें वहीं नदी के किनारे फेंक फाक करके चले आते थे, क्योंकि एक तो पैसा नहीं होता था, दूसरे वो लंबी कतार लगी होती थी, दिन दिन भर रात भर लोग इंतजार करते थे। ये इशू नहीं बन पा रहा, हमारा अपोजिशन इसको इशू नहीं बना पा रहा है।
ऑक्सीजन पे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, कोई भी नहीं बता रहा कि भैया ये तस्वीरें देखो, लोग लाइन लगा लगा करके या वीडियो उस समय जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पर भी थे, जो जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों को हमारा विपक्ष जो है वो सिर्फ उंगलियों पे गिन रहा है कि मुसलमान इतने हो जाएंगे, जाट इतने हो जाएंगे, यादव इतने आ जाएंगे, अति पिछड़ी जातियों के लोग हो जाएंगे, दलितों में ये वर्ग आ जाएगा, बस हम तो चुनाव जीत के हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कल बस सत्तारोहण है। तो ये जो स्थिति है ना, इससे नहीं बात बन सकती है। अभी तक जो है देखिए, कांग्रेस जो भी कर रही हो, मतलब हम लोग मीडिया में चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पे इसकी कोई चर्चा नहीं है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम हमने ये देखा, कभी ये सब इश्यूज पे कोई नहीं हो पा रही। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो खासतौर से मऊ, बलिया, आजमगढ़ के इलाकों की बात कर रहा हूं, तो इसलिए कांग्रेस को कहना होगा कि हम हारे जीते, ये हमारा कमिटमेंट है। गांधी से लेकर के, इंदिरा से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के हमारा एक कमिटमेंट है, उस पर हम रहेंगे, कायम रहेंगे। बीच में भले थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन ये हम करने जा रहे हैं अपने पदाधिकारियों के चयन में भी, अपनी वर्किंग कमेटी के चुनाव में भी हम इतने % रिजर्वेशन करेंगे, 40%, 30%, 35%, जो भी हो। हम लोग तो उसके लिए कमिटेड रहे हैं ना। लोहिया कहते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, और पिछड़ों में सबसे अधिक महिलाओं को पिछड़ा मानते थे, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, चाहे वो अपर कास्ट की महिला हो, चाहे वो पिछड़े या दलित की महिला हो, क्योंकि सभी जातियों की महिलाएं सबसे अधिक पिछड़ी होती हैं, अपने घर, परिवार और समाज में सबसे अधिक सताई और प्रताड़ित होती है महिलाएं। तो उनका आगे बढ़े, उनके लिए अच्छा हो, इसमें तो कहीं कोई चिंता हो ही नहीं सकती है। और अगर इसको काम को प्रियंका गांधी कर रही हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, लेकिन इसको उनको कांग्रेस का एजेंडा बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का और प्रियंका गांधी का एजेंडा नहीं, ये कांग्रेस का एजेंडा होना चाहिए। उत्तराखंड में भी इसकी घोषणा होनी चाहिए, गोवा, मणिपुर और पंजाब में भी होनी चाहिए। कहना चाहिए कि भाई हम मैक्सिमम जितना हो सकता है हम वो करेंगे। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों से भी कहना चाहिए कि भाई महिलाओं के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाइए, चलाइए, आप दिखाइए। जहां कर सकने की स्थिति में वहां उदाहरण कायम करिए, जहां कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है वहां कुछ भी आप वचनम किम दरिद्रताम, मतलब बोली से तो बात नहीं बन सकती है ना राजनीति में। इसलिए राजीव जी मेरे कहना, मेरा किसी से लेना देना नहीं है, चाहे वो कांग्रेस अच्छी करे, बहुत अच्छी बात है, भाजपा भाड़ में जाए। जिस तरह का शासन चला रही है, जिस तरह से लोगों को दुख दर्द दे रही है, लोग, किसान जितना बेहाल है, इतना परेशान है, नौजवान इतना परेशान है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब छोटे छोटे गांव में हम जब जाते हैं तो लोग, भैया हमारे भतीजे को नौकरी लगवा दीजिए, आप बड़े पत्रकार हैं, बड़ा है, दिखाना है, आपका उनसे बनता है, इनसे बनता है, ये करवा दीजिए। आंख में आंसू आता है, क्योंकि हम लोग कुछ करने की स्थिति में है नहीं। लेकिन दुखद यह है कि ये विपक्ष का भी ये सवाल नहीं बन पा रहा है। विपक्ष को भी इस बारे में कभी भी कोई चिंता ही नहीं है कि बस किसी तरह से हमको सत्ता मिल जाए। विकल्प क्या होगा, वैकल्पिक नीतियां क्या होंगी, वैकल्पिक कार्यक्रम क्या होंगे, इसके बारे में कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है। तो आज की स्थिति तो यही है राजीव जी। चुनावी संघर्ष मुख्य रूप से भाजपा और सपा का ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, प्रियंका गांधी और विग्रसली काम करें और लोगों में जाएं, बढ़े, तो हो सकता है कुछ और परिवर्तन हो। लेकिन फार्मूले से काम नहीं चलेगा कि वो पंजाब के लिए अलग फार्मूला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, या उत्तराखंड के लिए अलग फार्मूला होगा, उत्तर प्रदेश के लिए। भैया ये देश बहुत बड़ा है और सब एक दूसरे को जानते हैं। मीडिया इतना फैल चुका है, सारे एक दूसरे की बातों को समझते हैं, जानते हैं। ये कहेंगे कि भाई यहाँ कुछ और, चौका पे कुछ और, चौकी पर कुछ और, लखनऊ में कुछ और चंडीगढ़ में कुछ और, ये नहीं चल पाएगा। इसलिए कांग्रेस को अपना इसको एजेंडा घोषित करना होगा, राष्ट्रीय स्तर पे करना होगा और कहना होगा कि चन्नी साहब हमारे दलित, देखो हमने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, अब हम महिलाओं को भी भागीदारी वहां पर देंगे। उसको भी नहीं बेच पा रहे हैं आप, कि आपने जो पंजाब जैसे राज्य में दलित को मुख्यमंत्री बनाया आपने, और बढ़िया काम कर रहे हैं चन्नी साहब जो है लगातार, जिस तरह से मैं देख रहा हूं, चाहे वो हाजिर जवाबी का मामला हो या जो जनता के जो इश्यूज हैं, एक आम आदमी का मुख्यमंत्री बन करके जैसे उभर रहे हैं, उसको भी नहीं कांग्रेस बेच पा रही। ये सब चीजें हैं, चन्नी को घुमाना चाहिए इनको लगा करके, और कहलवाना चाहिए चन्नी से भी कि हाँ भाई हमारी सरकार महिलाओं के लिए करेगी। प्रियंका जी ने, हमारी नेता ने इस तरह का एक शुरुआत की है, उसको हम जगह जगह हर जगह इंप्लीमेंट करेंगे। जी राजीव। बिल्कुल, बहुत वाजिब बातें यहाँ, वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं, और वो करना इसलिए भी एक जनता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक एनालिस्ट होने के नाते भी ये बात जो आप रख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए इस पर भी कि आगे जैसे आने वाले समय में हम देखते हैं कि खासकर
छत्तीसगढ़ को आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, छत्तीसगढ़ को जैसे आप किसानों के मसले पर बार बार सामने लेकर आते हैं, तो वैसे ही कुछ और भी चीजें लेकर के आनी होंगी। प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं एक छोटी सी बात 30 सेकंड की रखूंगा कि जो प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्वीट से लाल टोपी वाला बयान गया, इस पे चर्चा हुई थी। उस पे मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों के ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल। यूके प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी ऐसा ही एक लाइन ट्विटर हैंडल में लिखी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल विदेश के लोग भी फॉलो करते हैं। भारत सरकार की तमाम कूटनीतिक मसलों पर, नीतिगत मसलों पर घोषणाओं को देखते हुए वहां पे लाल टोपी और पीली टोपी और इस तरीके के बयानबाजी, राजनीतिक बयानों के लिए वो ट्विटर हैंडल नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल है। एक बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति इस वक्त ऐसी है जैसे लग रहा है कि अगले हफ्ते चुनाव है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से इंतजाम कर रहे हैं, सरकारी पैसे से विज्ञापन फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, सारे उद्घाटन हुए चले जा रहे हैं, शिलान्यास हो जा रहे हैं। अभी जयशंकर जी ने बताया कि सड़क का उद्घाटन हो गया, लेकिन सड़क चली नहीं, ये भी 70 साल में पहली बार हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस दिन से लागू होगा जब वो चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भावना है उसकी वो धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये भी एक नया आयाम चुनाव आयोग को देखना होगा कि वो कब से माने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है, एक। और दूसरा कि चुनाव आयोग को 24 घंटे और 365 दिन काम करना होगा। उसको जब भी लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन है, तो उसको कम से कम कोई एक्शन ना ले तो एक बयान ही जारी कर दे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संदेश तो जाएगा कि वो जिंदा हैं। सही बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। ट्विटर हैंडल से लेकर के चुनाव आयोग तक की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, उस पर भी आप बहुत सारी बातें रख रहे हैं। और समय अब खत्म हो चुका है। आप चारों हमारे वरिष्ठ सहयोगियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। जयश्री पिंगले जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद आपको। प्रशांत टंडन जी, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपको। जयशंकर जी और अमलेंदु जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप चारों को कि आप लोग जुड़े, अपनी बातों को बेबाकी के साथ आप लोगों ने रखा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन कहें कांग्रेस के लिए कि एक स्पेशल घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ दुखद घटना भी घटी और सीडीएस हमारे देश के विपिन रावत अपनी पत्नी सहित अपनी जान गंवा बैठे हेलीकॉप्टर क्रैश में। ये घटना आप लोग सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ चुके हैं, सुन चुके हैं इस बारे में भी। उसके अलावा किसानों के आंदोलन को लेकर के भी आज चर्चा थी कि किसान संगठन शायद आज किसान अपने आंदोलन को खत्म कर देगा। उनकी मांगे जो हैं, बची हुई मांगे एमएसपी से लेकर के शहीद का दर्जा और तमाम दूसरी चीजें जो हैं, वो उन सब पर भी सरकार मान जाएगी। लेकिन वो अभी उनकी जो घोषणा है वो टल गई है। कल फिर से मीटिंग है किसानों की और उसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े रहे, अपनी बातों को रखते रहे। उषा परगनिया जी बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं। चुनाव आयोग तो तोता है लिख रही हैं उषा जी। हरिओम जी कह रहे हैं जयशंकर जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ये करना होगा। कमिल शेख, जयशंकर जी सही बात लिख रहे हैं। फिर मारियो 2021 पटेल 7 का लिखना है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज महिला वोटर्स बिलो 35% क्यों, 35 ईयर्स क्यों? आंसर। फिर उसके अलावा फिर है मारियो के अलावा जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी वही अच्छी होती है जो जनता के लिए और देश के लिए काम करे। मैं किसी खास पार्टी को सपोर्ट नहीं
राजनीति मैं सिर्फ उसकी सपोर्ट करता हूं जो अपने वादों को पूरा करे। जावेद इकबाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता के लिए जो वादे किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो करती हैं, इस पर बात होनी चाहिए। मुस्तफा कह रहे हैं इंडिया का एक योद्धा विपिन रावत की मृत्यु हो गई, हम लोगों को बहुत अफसोस है, दुख है, 2 घर एक हम लोग योद्धा को खो दिए हैं। कमिल से एक रविंद्र कुमार कह रहे हैं कि जयशंकर जी अच्छा सलाह दिए हैं, कांग्रेस को माननी चाहिए उनकी सलाह। और हरिओम जी कह रहे हैं कि एसपी बीजेपी की सरकार मिल के भी बन सकती है, अगर हंग विधानसभा इलेक्शन में बनती है बीजेपी की ये रणनीति हो सकती है। मोहन सिंह ओनली प्रियंका गांधी लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी। मदन चंगल लिख रहे हैं भारत के उच्च पदों पर बैठे सभी सरकारी कर्मचारी आरएसएस से जुड़े हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, चाहे देश कितना ही बर्बाद क्यों ना हो। यह भी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मदन चंगल जी, और आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत जगह ऐसी चीजें मिलती हैं देखने को, सुनने को, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समीम अंसारी सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी अब यूपी में सीडीएस विपिन रावत पर राजनीति करेगी और वोट मांगेगी। यूपी पे और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। विजय कुमार हेलो सर जी प्लीज चेक लिख रहे हैं विजय कुमार जी, और समीम अंसारी हमारे साथ। फिर दोमेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं कांग्रेस ही देश को महंगाई से निजात दिला सकती है। मुस्तफा कह रहे हैं विपिन रावत हमारे देश का समान था, जो विपिन रावत करके गया पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि योद्धा थे वो और सब आदमी का दिल में रहेंगे विपिन रावत। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं सालों भर चुनाव सही बोले टंडन सर, चुनाव आयोग को समय तय करना चाहिए, वो समय 15 दिन से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। रविंद्र कुमार जी लिख रहे हैं। जाफिर मंसूर लिख रहे हैं विपिन रावत पर होम खेद है। फिर कमिल शेख प्रशांत टंडन जी सही बात लिख रहे हैं। कमलेश्वर दयाल लिख रहे हैं कि राजीव जी आप अपने चैनल पर सारी बातें दुनिया को जगाने का काम करते हो, फिर भी देश न जागा तो क्या होगा, क्या करेंगे, अपना काम है करते रहें, आज न कल देश तो जागेगा ही। इसलिए कामेश्वर जी आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लव बर्ड हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया प्रियंका गांधी। फिर कमिल शेख भी हैं, मोहन सिंह भी थैंक्स डीबी लाइव लिख रहे हैं। मोहन सिंह लिख रहे हैं राधे राधे हरे हरे प्रियंका गांधी घरे घरे, प्रियंका दीदी घरे घरे। फिर साहित्यकार बीएस गुंबर लिख रहे हैं कि जब तक जनता सब्सिडी के झुंझुने से खुश होती रहेगी, राजनीतिक पार्टियां खैरात ही बांटेगी। जनता को अपना घोषणा पत्र पार्टियों के सामने रखना होगा। देश की जनता अभी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है। मोहन सिंह कह रहे हैं किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। कौशल लिख रहे हैं ओनली प्रियंका गांधी। रईस अंसारी लिख रहे हैं हमारे देश के नेता सुधर जाएंगे तो देश की तरक्की हो जाएगी। ऋषिपाल लिख रहे हैं प्रियंका गांधी हैज लेफ्ट बिहाइंड ऑल लीडर्स इन पॉपुलैरिटी बाय हर अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी इन यूपी इलेक्शन, शी डिजर्व्स टू बी अनडिस्प्यूटेड लीडर इन फेसिंग मोदी जी इन 2024। बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं ऋषिपाल जी। जय किशन मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी बनवारी मीना जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। पनौती सुर की भेंट चढ़ गए रावत साहब लिख रहे हैं। बद्री विशाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यूपी की राजनीति इस बार बहुत मजेदार रहेगी। राजीव जी डीवी लाइव को धन्यवाद कह रहे हैं। बद्री विशाल जी बहुत धन्यवाद आपको। मोहन सिंह डीवी लाइव लिख रहे हैं। हरिओम लिख रहे हैं आरएसएस देश में कैंसर की तरह फैल गया है, आने वाली सरकार को सर्जरी करनी होगी तभी देश बचेगा। और हर्ष कौशिक लिख रहे हैं प्रियंका गांधी। मदन चंगल लिख रहे हैं जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होना एक दुर्घटना है या किसी की सोची समझी चाल, ये भी सोचने वाली बात है। मोहम्मद यासीन लिख रहे हैं आई विश यू हैप्पी लाइफ। थैंक यू मोहम्मद यासीन जी आपको। एजान खान लिख रहे हैं एशव खान लिख रहे हैं प्रियंका दीदी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और जर्रे आप सर सलाम है आपको भी सलाम। और ऐसे ही धानी भाई घेवरिया
हमारे साथ बने हुए हैं, रईस अंसारी बने हुए हैं, बाबा एस ग्रुप बने हुए हैं, हर्ष कौशिक बने हुए हैं, असलम चिश्ती जी लगातार कमेंट आप लिख रहे थे, आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाया। अशोक सक्सेना जी भी हमारे साथ लगातार बने रहे, मुस्तफा ओम प्रकाश सारनाथ हमारे साथ बने रहे, वीरेंद्र ग्रोवर हमारे साथ बने रहे, आपसा खान हमारे साथ बनी रही, फिर मारियो 2021 बने रहे, अनंग सीपी जेना बने रहे हमारे साथ में, आरवी सिंह, अजय इंफ्रा। तो तमाम साथियों, अब आज आप लोगों से मुस्तफा कह रहे हैं कि किसान का घर वापसी होगा क्या राजीव जी? किसान बिल्कुल घर वापस जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा के ही जाएंगे, ये बिल्कुल याद रखिए। और रजनीश यादव लिख रहे हैं डीबी नंबर 1 न्यूज, बहुत धन्यवाद आपको। तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं सर एक दिन चालबाज चाइना के बारे में भी कार्यक्रम के, चालबाज चाइना के बारे में भी बात बीच में बात तो हम करते हैं, बिल्कुल करेंगे तेज प्रताप यादव जी। इकबाल खान लिख रहे हैं मैं भारत के तमाम नागरिकों की तरफ से सीडीएस बिपिन रावत के अकस्मात मृत्यु पर चिंता प्रकट करता हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, कर्म ही पूजा है। गोपीनाथ मुंडे की याद आ गई, पैटर्न खूनी लोकतंत्र। बहुत बड़ी बात आप लिख रहे हैं इकबाल खान जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात आप लिख रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे साथी हैं, राजेश सिंह भी हैं, दूसरी इंदिरा लिख रहे हैं, लव बर्ड भी हमारे साथ, राजेश सिंह लगातार लिख रहे हैं दूसरी इंदिरा, और हिमांशु मिश्रा भी हैं, जर्रे आब लिख रहे हैं सर आप ऐसे ही बोलते रहें, बहुत धन्यवाद आपको। और जावेद इकबाल जी गुड नाइट कह रहे हैं, शुभरात्रि शब्बा खैर कह रहे हैं, आपको भी जावेद भाई गुड नाइट, शुभरात्रि शब्बा खैर। और सीताराम गरीब विरोधी लिख रहे हैं, और बाबा एस ग्रुप भी हैं, आज का दिन देश के लिए बहुत दुखद है। धानी भाई गेवरिया हैं हमारे साथ में जो लिख रहे हैं नेक्स्ट पीएम प्रियंका गांधी। संजय यादव राहुल गांधी लिख रहे हैं दर्शन होता है। हरिओम भी हैं, प्रियंका पीनाक्षी मुखर्जी भी हमारे साथ में, एसपी फिर मोहम्मद वकील। आपको क्या लगता है कांग्रेस यूपी में सरकार बना सकती है क्या, पूछ रहे हैं। शिव कुमार सिंह लिख रहे हैं कांग्रेस को अच्छी स्थिति में लाना होगा तभी 2024 में बीजेपी को मात दे पाएगी। और ऋषिपाल लिख रहे हैं डीबी लाइव सर्वे ऑफ इंश्योरिंग इलेक्शन इन 5 स्टेट्स is quite convincing and the anchoring of the channel is unparalleled. सैल्यूट टू द गुड चैनल। बहुत धन्यवाद आपको ऋषिपाल जी, आपको कि आप हमको सराहते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। ऋषिपाल जी आपको बहुत धन्यवाद। सोहेल भी हैं, अजय इंफ्रा भी हैं, अयूब जी भी हमारे साथ में हैं, कामिल शेख हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, शेर गिल भी हैं, अब रवीना दिलशाद भी हमारे साथ में, बाबा एस ग्रुप भी, संजय यादव भी, रफीक तिल्दी भी हमारे साथ में हैं, और राहुल गांधी जिंदाबाद हैंडल से समीम अंसारी भी हैं, और विजय सिंह भी हैं जो कह रहे हैं कि इंदिरा राजीव की इंटीग्रिटी जनता में इन ढोंगियों से ज्यादा है कह रहे हैं। और सानिया 26 बेबाक न्यूज लिख रहे हैं, और हिंदी इंडियन हाई लिख रहे हैं। हर गोविंद यादव भी एसपी सरकार और मोहम्मद वकील वोट फॉर कांग्रेस। संजय यादव राहुल गांधी किसानों का भला करेंगे। तो दोस्तों ईश्वर अल्लाह गॉड सब आप सबका भला करें। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।